नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को रॉकेट रिवीजन सीरीज में। दोस्तों हम लोग अभी जो है अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था आज हमारा तीसरा टॉपिक है, तीसरा दिन है। लगातार हम लोग 3 दिनों से अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पहले 2 दिनों में भारत की बैंकिंग सिस्टम और उसकी जो बीमा पॉलिसी है, बीमा बाजार, उसको देखा था। शेयर बाजार और जो पूंजी बाजार है उसके क्वेश्चन भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। आज का जो हमारा सेशन है वो कृषि और उद्योग पर आधारित पूरा का पूरा सेशन है। ठीक है, कृषि और उद्योग किसी भी एग्जाम में, भले वो यूपी का आरओ आरओ एग्जाम हो या फिर हमारे कोई दूसरे एग्जाम हो, पीसीएस का हो या फिर पेट का जो आने वाला एग्जाम है, सभी एग्जाम में कृषि और उससे संबंधित जो एलाइड सर्विसेज होती है उसके बारे में और एग्रीकल्चर और उद्योग के बारे में बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों ने एग्जाम भी दिया होगा तो आपको इतना अनुभव तो होगा ही कि इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम लाइव नहीं लेकर आ पाया हूं इसे, तो इसे पीपीटी के माध्यम से आप इसे समझ लीजिए। हमें क्लास पूरा करना जरूरी है, हम बीच में एक भी क्लास मिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें किसी भी कीमत पर क्लास लेना ही था। हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, हम जल्दी से इसे फिनिश कर लेते हैं। भारत के जीडीपी में ये 2025 का डाटा है। आप लोगों के कहने अनुसार मैंने इसे डाटा को अपडेट कर दिया है सारे के। ठीक है, जब ये प्रश्न पूछा गया था, ये 2017-18 में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन हमने उसे अपडेट कर दिया। भारत के जीडीपी में योगदान पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर और उससे संबद्ध क्षेत्रों का योगदान कितना है, तो ये 16% के आसपास का योगदान है भारत में। एनएसएसओ के अनुसार ग्रामीण कुल परिवारों में से कितने परिवार कृषि में काम जो है कार्यरत हैं, तो अभी भी 58% या फिर एवरेज अनुमान लगा लीजिए कि ये 60% के आसपास लोग जो हैं हमारे एग्रीकल्चर गतिविधियों में काम करते हैं। कृषि और कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, तो ये वही बात है। इसे यहाँ पर ना लगभग लगाया गया है, एवरेज अनुमान लगाया कि 60%। यहाँ भी सेम बात है। वर्तमान समय में कृषि पर निर्भर भारतीय कृषक संबल की प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये भी 60% के आसपास है। अगला हमारा यूपी स्पेशल से संबंधित है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित है, तो ये पूरे भारत की विशेषता है, पूरे भारतीय कृषि की विशेषता है। सबसे ज्यादा लोग जो हैं एग्रीकल्चर फील्ड में ही लोग जो हैं कार्यरत रहते हैं। कृषि केंद्रित योजनाएं, कृषि से संबंधित जितनी सारी योजनाएं हैं और अभी तक पूछे जा चुके हैं उस सब के बारे में देखिए। विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना, इसे SFGI भी कहा जाता है। तो विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना का जो मुख्य उद्देश्य है उसे कृषि निर्यात का संवर्धन करना, यानी कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उसे सरकार द्वारा असिस्टेंट प्रदान करना। ठीक है ना। भारत में फसल बीमा योजना कब शुरू की गई, तो ऐसे पुरानी योजनाओं के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं पुरानी पुरानी योजनाओं से। तो ये भारत में फसल बीमा योजना पहली बार 1985 में इंदिरा गांधी के काल में ही शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ठीक है ना, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये जो है कब शुरू किया गया था, 1999 से 2000 ईस्वी के बीच में, और ये पहली बार खरीफ फसलों के लिए ही लागू किया गया था। इससे पहले भारत में ये व्यापक फसल बीमा योजना चालू थी, और जब ये नई योजना लागू की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, तो इस योजना को रिप्लेस करके, व्यापक फसल बीमा योजना को रिप्लेस करके ये फसल बीमा शुरू की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जब शुरुआत में शुरू किया गया था तो ये पहले केवल और केवल खरीफ फसलों के लिए ही शुरू किया गया था, इसमें रबी फसल को नहीं शामिल किया गया था। बाद के अगले 2-3 सालों में हम लोग देखते हैं कि रबी फसल को भी इसमें शामिल कर दिया जाता है। ये जो NAIS है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, यानी कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इसमें खरीफ फसलों को भी शामिल कर लिया गया था। कब से, तो ये 2004-05 से शामिल कर लिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की एक पुरानी योजना है किसान बही योजना, ये कब शुरू की गई थी, इसे भी 1992 के दशक में शुरू किया गया था। ये पुरानी योजना है, आप लोगों को याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। यदि आप लोगों के एग्जाम में पुराने डेटा पूछे जाते हैं तो कोई बात नहीं, याद तो करना ही पड़ेगा। अगला है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस योजना है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का, है ना, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे 1974-75 के दशक में शुरू किया गया था, और इसका उपयोग था जल उपयोग दक्षता सुधार करना। एग्रीकल्चर फील्ड में जो जल का उपयोग होता है उसे एफिशिएंट यूज करना, इसका उद्देश्य था। इसे 1974-75 में शुरू किया गया था। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो है, इसे 2005 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था, 2005 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया था।
नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की भौगोलिक कवरेज क्या है, यानी कि ये देश के किन किन भागों में ये बागवानी योजना जो है, बागवानी मिशन, इसे लॉन्च किया गया है। तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है, पूर्वोत्तर का भाग, वहां पर हिमालय राज्यों सहित भारत के कुल 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दादर नगर हवेली में भी है। तो ये भारत के सभी राज्यों के लिए नहीं है बागवानी मिशन, केवल पहाड़ी इलाकों के लिए है जहां पर बागवानी की जा सकती है। वैसे ही केवल 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया गया है। ये जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है NHM, इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, यह बागवानी क्षेत्र में उच्च वृद्धि करना, सस्योत्तर प्रबंधन करना, यानी कि फसल कटने के बाद उसका प्रबंधन करना, और मानव संसाधन का विकास भी करना, यानी कि एग्रीकल्चर जो किसान है उसको उचित प्रशिक्षण प्रदान करना भी इस बागवानी मिशन का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है हमारा लघु कृषक विकास योजना, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट स्कीम, SFDC। ये 1971 में शुरू किया गया था। ये पुरानी योजनाएं हैं, आपको 3-4 योजनाएं दे दी जाएगी एक साथ और उसका वर्ष दे दिया जाएगा और मैच करो में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है एक ही योजना दे दे और उसके वर्ष पूछ दे कि इसे किस वर्ष शुरू किया गया था। अगला है हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, NFSM, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसे 2007-8 में रबी फसल के दौरान लॉन्च किया गया था। ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है ना, दोनों नाम से मिलता जुलता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और ये मिशन है, ठीक है ना, ये मिशन है और ये अधिनियम है। तो ये खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में लॉन्च किया गया था, लेकिन यदि आपको मिशन के बारे में पूछे तो ये खाद्य सुरक्षा मिशन जो है 2013 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना दोस्तों। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना दोनों योजनाओं में। ये जो खाद्य सुरक्षा मिशन आप लोगों ने देखा होगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, ये 2013 में लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य है कि देश की 2/3 आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। ये जो खाद्य सुरक्षा मिशन है, इसके तहत कौन कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है, तो इसके साथ चावल के साथ साथ गेहूं, दलहन और मोटे अनाज के साथ साथ जो वाणिज्यिक फसलें हैं उसे भी इसमें शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि धान, गेहूं, दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देना, मिट्टी की उत्पादक क्षमता को बनाए रखना और खेत स्तर पर आर्थिक लाभ बढ़ाकर किसानों में आत्मविश्वास जगाना। ये इस खाद्य सुरक्षा मिशन के उद्देश्य हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है, तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। और ये जो मिशन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब शुरू की गई थी? तो ये वर्तमान जो सरकार बनी थी, जब एनडीए की पहली सरकार बनी थी 2014 में, तो एनडीए की पहले काल में ये बनाया गया था। इसे जनवरी 2016 में लॉन्च किया गया था। इसमें सभी अधुसूचित फसलों के लिए व्यापक जोखिम को सुरक्षा प्रदान किया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। गहन कदम संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा पहल INSIMP इनशिम्प योजना, इनशिम्प पहल, ये जो है इस योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था उन्नत उत्पादन और कटाई के बाद प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना, साथ ही क्लस्टर पद्धति से मूल्य संवर्धन करना। ये इस योजना का उद्देश्य था। हमारा अगला टॉपिक है कृषि के आंकड़े और उत्पादन तथा उससे संबंधित जो क्रांतियां, और इससे जहां अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो चीज। गेहूं उत्पादन के आधार पर राज्यों के अवरोही क्रम, तो इस तरह के प्रश्न पहले बहुत पूछे जाते थे। देश में सबसे बड़े गेहूं उत्पादक कौन से हैं? उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन से हैं? उसके बाद कौन से हैं? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में सोयाबीन की खेती क्षेत्रफल के आधार पर कह रहा है कि सबसे ज्यादा किस देश राज्य में होती है? भारत में सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा कहां पर होता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में। ये गेहूं उत्पादन वाला जो है ना, ये ऊपर नीचे जो है, ऊपर नीचे होते रहता है। उत्तर प्रदेश तो पहले स्थान पर रहता ही है, लेकिन पंजाब, हरियाणा जो है, पंजाब और मध्य प्रदेश ये ऊपर नीचे होता है। कभी कभी ये पंजाब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ जाता है, तो कभी मध्य प्रदेश वाला आ जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे वाला होते रहता है यहाँ पर। अगला है हमारा, ये 3-4 फसलों के नाम दे दिए गए हैं, तंबाकू, कपास, सोयाबीन और रबर। कह रहा है कि इनमें से कौन सी नगदी फसल नहीं है, ठीक है ना। तो इनमें से सोयाबीन एक नगदी फसल नहीं है, ठीक है दोस्त। बाकी के जो तंबाकू, कपास और रबर हैं, ये तीनों नगदी फसल हैं, लेकिन सोयाबीन को नगदी फसल में नहीं रखा जाता है। कपास के प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में 2025 में विश्व में सबसे अधिक कौन सा ज्यादा जो है, किस देश में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है?
तो 2025 में विश्व में सबसे ज्यादा जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन चीन में होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है कपास का। और उत्पादक प्रति हेक्टेयर उत्पादक तो होता ही है, साथ ही पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करने वाला देश भी चाइना ही है। तो ये भी याद रखिएगा, पर उत्पादकता के हिसाब से हो या कुल उत्पादन की दृष्टि से चाइना सबसे ऊपर है। भारत की औसत फसल गहनता क्रॉप इंटेंसिटी जो है अभी वर्तमान में 139% के आसपास है। पीली क्रांति तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, कृषि क्रांतियां जो बहुत सारे होते हैं, तो कृषि क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और ये नीली क्रांति जो है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से, इसे मछली उत्पादन या फिर मत्स्य उत्पादन से संबंधित कह सकते हो, ठीक है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। विश्व पटल पर हरित क्रांति के जनक कौन है? अच्छा, ये जो है ना पूरे वर्ल्ड लेवल पर पूछ रहा है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर हरित क्रांति के जनक कौन से हैं? तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर नॉर्मन ई बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन यदि केवल भारत में पूछे तो भारत में स्वामीनाथन जी, ठीक है ना, भारत में स्वामीनाथन है इसके जनक, ठीक है। और दुग्ध क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। तो ये सब फैक्ट काफी पूछे जाते हैं, ये सब आप याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जन्म स्थली कहां मानी जाती है? पंतनगर उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि सफल पूछे कि हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल कहां पर हुआ था, तो ये हरित क्रांति सबसे ज्यादा देश में सफल पंजाब में हुआ था। लेकिन यहाँ पर जन्म स्थली पूछ रहा है, यहाँ की शुरुआत पूछ रहा है, हरित क्रांति की शुरुआत ये पंतनगर उत्तराखंड से शुरू हुई थी। 1950 से 1990 के बीच भारत का खाद्यान्न उत्पादन 3 गुना से अधिक हो गया था। क्योंकि ये देख रहे हो ना, 1960 के दशक में हरित क्रांति आ चुकी थी भारत में, तो फसल उत्पादन जो है 3 गुना वृद्धि हो चुका था। कह रहा है कि इसके बावजूद भी भारत में भूख जो है मिट नहीं सका। ऐसा क्यों हो सका? तो ऐसा इसलिए हुआ कि हरित क्रांति जो है ना एक सीमित क्षेत्र में ही फैली थी। पंजाब के साथ साथ हरियाणा और उत्तर पश्चिम जो पश्चिमी जो है उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है, केवल इन्हीं क्षेत्रों में ये जो है फैल पाया था हरित क्रांति, देश के पूरे भाग में नहीं फैल पाया था। इसका परिणाम ये हुआ कि गरीबों की क्रय शक्ति अभी भी जो है अभी भी वहीं का वहीं बना रहा था, ठीक है। और साथ ही कहा जाता है कि हरित क्रांति ने केवल धान और गेहूं पर ही तो जोर दिया था। किसान केवल धान और गेहूं थोड़े ना खाएगा, बाकी चीज जो है दलहन और अन्य चीज साग सब्जी या फिर आलू वगैरह जो हो, तो ये सभी चीज कौन खिलाएगा इस किसानों को? तो केवल धान और गेहूं खाने से तो भूख मिटेगा नहीं किसी का। तो यही वजह है कि इस दशक में फसल उत्पादन 3 गुना होने के बावजूद भी भारत जो है गरीब मुक्त या भूख मुक्त नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य जो है कौन कौन से हुए? हरित क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को हुआ था, उसके बाद हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि दिल्ली से सटे हुए जो उत्तर प्रदेश का इलाका है उसे ज्यादा लाभ हुआ था, बाकी पूरे देश इसे अछूता रहा था। द्वितीय हरित क्रांति के प्रस्तावित बिंदु क्या है? जब प्रथम हरित क्रांति पूरे देश को एक साथ लाभान्वित नहीं कर पाया, तब जाके जो वैज्ञानिक सब हैं द्वितीय हरित क्रांति के बारे में सोचने लगे थे। इसमें क्या क्या बात की गई थी? इसमें केवल फसल सुधार नहीं, बाकी उसके बाद की गई थी वैश्विक कृषि में भागीदारी। केवल फसल उत्पादन नहीं, इसके साथ साथ फसल उत्पादन के साथ साथ विश्व में उसका निर्यात करना भी उसका उद्देश्य था। दूसरा, फसल निर्यात जो है, फसल जब खेत में आज से घर आ जाता है तो उसके बाद हानि को कम करना, और हानि को कम करने के लिए क्या करना होगा? भंडारण बनाना पड़ेगा, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज बनाना होगा। तो ये द्वितीय हरित क्रांति के इतने सारे उद्देश्य थे। प्रथम हरित क्रांति के केवल उद्देश्य थे उत्पादन बढ़ाना, केवल उत्पादन पर जोर दिया गया था। लेकिन यहां पर उत्पादन के अलावा उसके हानि को कम करना, कोल्ड स्टोरेज बनाना और विदेश व्यापार में एग्रीकल्चर सेक्टर की भागीदारी भी बढ़ाना भी इसका उद्देश्य था। पर्यावरण सहायक कृषि प्रक्रिया, वे कौन सी खेती है जो पर्यावरण में सहायक होते हैं या फिर पर्यावरण को डिग्रेड नहीं करता, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता? ऐसी कृषि को जैविक कृषि कहा जाता है। भारत का मुख्य कृषि आयात मद कौन सा है? भारत जो है
सबसे ज्यादा कौन सी कृषि प्रोडक्ट को भारत में आयात करता है? तो वर्तमान में ना 2025 में भी भारत सरकार तिलहन के मामले में, तेल के मामले में जो है ना अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। भारत सरकार हर साल जो है ना एक व्यापक मात्रा में तेल का, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन देशों से पाम ऑयल का निर्यात करता है। भारत में जिसे डालडा कहते हो आप लोग, डालडा सबका नाम सुना होगा। तो इन तेलों का निर्यात आज भी कर रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में भी आपको इनको आयात करना ही पड़ेगा। भारत में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है ना तिलहन उत्पादन बहुत ही कम हो रहा है, कम मात्रा में। निर्यात के लिए आम की सर्वाधिक लोकप्रिय प्रजाति कौन सी है? तो सबसे ज्यादा आम जो है अल्फांसो की प्रजाति को निर्यात किया जाता है, लेकिन वर्तमान में बहुत सारे ऐसे आम भी हैं जिसे जीआई टैग भी दिया जा चुका है। तो जीआई टैग प्राप्त जितने सारे आम हैं ये दिए जा रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा दिलाने वाला कृषि उत्पाद कौन सा है? सर्वाधिक विदेशी मुद्रा दिलाने वाला, इसका मतलब समझ रहे हो ना आप? इसका मतलब ये एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है किस कृषि प्रोडक्ट का हो रहा है? तो सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पादन कर रहा है, रॉ कॉटन का भारत, ठीक है। गोल्डन राइस का आप लोगों ने सुना होगा, गोल्डन राइस। इसमें किस पोषक तत्व की प्रचुरता पाई जाती है? तो गोल्डन जो है राइस में, इसमें विटामिन ए को कूट कूट के भरा जाता है इसमें, ठीक है। विटामिन ए के जो अंश होते हैं इसमें शामिल किया जाता है, इसीलिए ऐसे राइस को, ऐसे चावल को गोल्डन राइस कहा जाता है। अब हम लोग मूल्य नीति, समर्थन मूल्य और विपणन मार्केटिंग से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। एमएसपी इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोग पूछे गए हैं। 1997-98 के बाद एमएसपी संबंधी निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है 1997-98 के बाद एमएसपी जो है ना वो या तो ज्यादा रहता है या फिर बराबर रहता है। किससे? तो C2 लागत से। अब ये C2 लागत क्या है? ये यूपीएससी का प्रश्न है, ठीक है ना। तो यूपीएससी ऐसे ही जटिल प्रश्न पूछते हैं। C2 लागत क्या है? तो C2 लागत एक कृषि लागत का एक माप है जिसमें A2 के साथ साथ FL यानी कि प्रत्यक्ष लागत और पारिवारिक श्रम की लागत के साथ साथ स्वामित्व वाली भूमि का किराया और अस्थायी पूंजी पर ब्याज भी शामिल होता है। यह लागत न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मारक है। ये जो एमएसपी है ना, ये इसी प्रकार के फॉर्मूले से निकाली जाती है। वर्तमान में सीएसीपी कितनी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करता है? तो 2025 में 22 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करता है। ये साल हर साल बदल जाता है, 2023 में कुछ और था, 2024 में कुछ और था, ठीक है ना। इससे पहले 23 फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता था, लेकिन इस साल जो है 2025 में कुल 22 फसलों के लिए एमएसपी जारी करने की घोषणा की गई है, ठीक है दोस्त। अगला हमारा गन्ने के लिए उचित और लाभप्रद कीमत, इसे फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इसे फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कहा जाता है। जैसे आपने 22 फसलों के लिए देखा ना, 22 फसलों के लिए एमएसपी जारी करता है, तो वैसे ही गन्ने के लिए एफआरपी प्राइस जो है जारी किया जाता है। गन्ने के लिए एमएसपी नहीं जारी किया जाता। गन्ने के लिए जो एमएसपी जारी किया जाता है ना, होता है एमएसपी ही है, लेकिन उसे एमएसपी नहीं कहा जाता बल्कि एफआरपी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एफआरपी को अनुमोदन कौन करता है? भारत सरकार का वो कौन सा मंत्रालय अथवा विभाग है जो इसे एफआरपी की घोषणा करता है? तो भारत सरकार की जो आर्थिक मंडल की मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीईए है, यही जारी करता है। बाकी के जो अन्य 22 फसलों के लिए जो एमएसपी जारी किया जाता है, याद है ना एमएसपी, तो एमएसपी की घोषणा कौन करता है? एमएसपी की घोषणा सीएसीपी करता है, कृषि मूल्य, कृषि लागत और मूल्य आयोग। लेकिन एफआरपी, गन्ने के लिए एमएसपी की घोषणा सीसीईए करता है। तो ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस समझिएगा, एमएसपी और किसमें, एफआरपी में अंतर। 22 फसलों के लिए जो एमएसपी जारी किया जाता है वो, और गन्ने के लिए जो किया जाता है वो, दोनों में क्या अंतर है इसको आप समझिएगा। जिस मूल्य पर सरकार पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस और साथ साथ बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न क्रय करती है, खरीदती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अधिग्रहण मूल्य कहा जाता है। अधिग्रहण मूल्य यानी कि प्रोक्योरमेंट प्राइस, इसे वसूली कीमतें भी कहा जाता है। लेकिन जिस मूल्य पर भारत सरकार बेचती है ना,
हम जनता जो पीडीएस से खरीदते हैं, ठीक है, तो उसे बेचती है, तो उसे क्या कहा जाता है? इसे विक्रय मूल्य कहा जाता है, विक्रय मूल्य, या इसे कभी कभी इशू प्राइस भी कहा जाता है, इशू प्राइस। ठीक है, हम लोग इसी इशू प्राइस पर जाके 2 रुपए 3 रुपए पर जाके अनाज खरीदते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पर वितरित अनाजों की कीमतें बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सब्सिडी का भार घटाना। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का जो पहला चरण आया था वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित था, और ऑपरेशन का जो दूसरा चरण था वो दुग्ध आपूर्ति से संबंधित है। कुल मिला के ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और वर्गीज कुरियन को दुग्ध उत्पादन का जो जनक कहा जाता है, वर्गीज कुरियन, तो यह भी याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है इसे, वर्गीज कुरियन को। 2018 में इसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी कि नेफेड, नेफेड का कार्य क्षेत्र क्या है? कृषि मार्केटिंग करना, कृषि विपणन करना। यह राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष विपणन सहकारी संस्था है। एग मार्क, ठीक है, ये एपीएमसी जैसे कृषि उत्पाद बाजार किसके अधिनियम से विनियमित होते हैं? तो ये जो एग मार्क जैसी चीजें हैं ना, ये एपीएमसी एक्ट 2003 के अधीन जो है, इसी अधिनियम के तहत विनियमित होते हैं। याद रहेगा इतना। अगला है हमारा कृषि वित्त, उसके साख, ऋण और उसके संस्थाओं से संबंधित कुछ प्रश्न है। ठीक है, किसी फर्म की चल लागत पूंजी में भूमि राजस्व शामिल होता है अथवा नहीं होता है? तो नहीं, चल लागत पूंजी भूमि के राजस्व में शामिल नहीं होता। चल और अचल संपत्ति के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, चल और अचल संपत्ति क्या होती है, तो यही चीज है यहाँ पर। कृषि वित्त के मुख्य सिद्धांत क्या है? कृषि वित्त के मुख्य सिद्धांत है उसका उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता, नियोजन और संगठन, ये कृषि वित्त के उद्देश्य हैं। इससे लाभान्वित होने वाले यही व्यक्ति सब होते हैं। भारत में कृषि साख के मुख्य स्रोत को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, इसके 2 प्रकार से ऋण दिया जाता है। एक होता है संस्थागत ऋण और दूसरा होता है गैर संस्थागत ऋण। पुराने जमाने में जो ऋण दिया जाता था, खासकर 2020 से पहले, 2010 से पहले का जो ऋण होता था, वो महाजन, साहूकार, रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार इत्यादि के द्वारा जो ऋण लिया जाता है किसी से, वो यही दिया जाता था, और इसे गैर संस्थागत ऋण कहा जाता है। ये काफी हाई इंटरेस्ट पर होता है, काफी जो है ब्याज दर होता है इसका। लेकिन संस्थागत ऋण में सहकारी समितियां, बैंक, व्यावसायिक बैंक या फिर ग्रामीण बैंक वगैरह जो होती है, या फिर सरकार अन्य किसी माध्यम से, यदि फंड के माध्यम से यदि ऋण दे रही है किसानों को, तो इसे संस्थागत ऋण कहा जाता है। तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसे आप समझिएगा। कृषि साख के 2 ही प्रकार के स्रोत होते हैं, संस्थागत और गैर संस्थागत। मोटे तौर पर इसे 2 ही भागों में वर्गीकृत किया जाता है। दीर्घकालिक कृषि ऋण कौन प्रदान करता है? ये यूपीएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न, यूपीएससी ने 2020 में पूछा गया। देखिए, दीर्घकालिक कृषि ऋण जो है ये भूमि विकास बैंक देता है। दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म वाला ऋण जो है भूमि विकास बैंक देता है। हाल के वर्षों में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत, कौन से ऐसे संस्थान हैं जो सबसे ज्यादा ऋण देता है एग्रीकल्चर सेक्टर को? तो सबसे ज्यादा लोन कॉमर्शियल बैंक ही प्रदान करता है, सबसे ज्यादा कॉमर्शियल बैंक ही देता है इसे। संस्थागत कृषि साख का घटता क्रम क्या दिखाता है? देखिए, भारत में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर को जो ऋण देता है वो कॉमर्शियल बैंक देता है, उसके बाद सहकारी बैंक देता है, कोऑपरेटिव बैंक, और उससे सबसे कम जो है एग्रीकल्चर के लिए जो है कौन सा है? ग्रामीण बैंक। ठीक है, कृषि और संबद्ध क्रियाओं के लिए न्यूनतम संस्थागत साख कौन प्रदान करता है? विदेशी निजी बैंक। विदेशी, देखिए ये क्या कह रहा है कि न्यूनतम संस्थागत, भारत में कृषि के लिए सबसे कम ऋण कौन प्रदान करता है? तो जो विदेशों के बैंक होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है। तो इस प्रकार के जो बैंक होते हैं ना, ये भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ही कम लोन देते हैं या फिर नहीं के बराबर देते हैं। भूमि सुधार राजस्व प्रणालियों से संबंधित कुछ प्रश्न देखिए। भूमि सुधार की संबंध सूची में बहुफसलीय योजना सम्मिलित है या नहीं है? देखिए, भूमि सुधार का उद्देश्य था
जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना, रैयतवाड़ी व्यवस्था को समाप्त करना, जगीरदारी व्यवस्था को समाप्त करना, महलवारी व्यवस्था को समाप्त करना, ये सभी उसके उपाय थे। इसमें बहुफसली योजना नहीं था, ठीक है ना। ये केवल संरचनात्मक सुधार थे, इन्हें संरचनात्मक सुधार कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें बहुफसली योजना नहीं है। ये बहुफसली योजना तो कृषि के सुधार के लिए लाया जाता है ना, ये भूमि सुधार की बात कर रहा है। भारतीय भूमस्त जो है भू राजस्व बंदोबस्त प्रणालियां कौन कौन सी थी, तो भारत में पहले में यही थी, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, ये भारत में पहले यही फेमस थी। अगला है हमारा संस्थागत विकास से संबंधित कुछ प्रश्न देखिए। 8वीं योजना के दौरान योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में किस संख्या में विभक्त किया था। पहले तो ये याद रखिए, इसमें दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये रखिए कि योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में किस वर्ष विभाजित किया था, किस योजना के दौरान, तो इसे 8वीं योजना के दौरान विभाजित किया गया था। अब कह रहा है कि कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों को, कुल 15 वर्गों में इसे वर्गीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, लखनऊ में। ICAR किस संदर्भ में हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित करता है, तो ये एक मानक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करता है। ये भी यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। इसे अलग तरीके से पूछा गया था। कैसे पूछा गया था, पूछा गया था कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर नामक जो किताब है, पत्रिका है, ये कौन जारी करता है, तो भारत इसे ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसे जारी करता है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर ये इसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑपरेशन फ्लड तो पढ़ लिया आपने, दुग्ध उत्पादन से। अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना NATP, ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित है। इसे कौन चलाता है, इसे वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है। भारत सरकार की ये योजना है राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना NATP, इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या किया गया है, वित्त पोषित किया गया है। भारत की धीमी कृषि विकास दर के प्रभावी कारणों में सामंती भूमि आवंटन और उप किराएदारी का योगदान क्या है। बड़े बड़े सामंत और मालगुजारों को आवंटित भूमि का उप किराएदारी द्वारा विखंडन किया जाना कृषि उत्पादकता को घटाता है। खेतों को जितने टुकड़े होंगे, जितने छोटे छोटे खेत बतेंगे, तो यह क्या होगा, यहाँ पर उत्पादकता घटेगी। वहीं यदि बड़े बड़े खेत होंगे, खेतों के बड़े बड़े टुकड़े होंगे, तो वहां बड़े बड़े मशीनों से खेती की जा सकती है और ऐसे मशीनों से खेती आसानी से की जा सकती है। खेत के जितने छोटे टुकड़े होंगे उतनी ज्यादा उत्पादकता कम होगी। विदेशों में कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाती है। कॉर्पोरेट फार्मिंग में जो है कई जो है सैकड़ों वहां पर जो है एकड़ जमीन को एक साथ खेत में मिला करके खेती की जाती है। कॉर्पोरेट फार्मिंग इसी ही कहा जाता है। भारत में 1 कट्ठा 2 कट्ठा के खेत होता है और यहाँ पर इस तरह से खेती की जाती है, इसलिए यहाँ की उत्पादकता कम होती है ना। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर मशीन से खेती पॉसिबल ही नहीं है छोटे छोटे खेतों में। भारत ने खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा अभी भी नहीं पड़ सकी। क्यों, ये प्रश्न अभी पिछले जो प्रश्न था देखा है ना, मिलता जुलता है कि नहीं उससे। राष्ट्रीय स्तर पर भंडारण पर्याप्त है, परंतु हर परिवार की क्रय क्षमता समान नहीं है, इसलिए भूख मुक्त अभी भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन का ना केवल पूछने का तरीका बदल गया, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर भंडार पर्याप्त है, इतना सारा अनाज है भारत में कि हर साल सड़ जाता है। लोग, भारत सरकार इथेनॉल का उत्पादन करने लगती है, बायोडीजल बनाती है अनाज से, शराबों की जो है बनता है अनाज से। लेकिन अनाज की जो कीमत है, अब 40 रुपये गेहूं चावल मिलेगा तो फिर गरीब जनता को कहां से मिलेगा, ठीक है ना। तो लोगों की क्रय क्षमता समान नहीं है। कुछ लोग अमीर हैं तो खा लेते हैं, और गरीब है तो फिर भूखे सोना पड़ता है उसको। विश्व की सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला देश है, विश्व में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन करने वाला देश चाइना है। चाइना आज दुनिया की लगभग आधी, देख रहे हो ना, 40% सब्जियों का उत्पादन करता है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, वाराणसी में। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, ये 1952 में शुरू किया गया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या था, कामगारों में साझेदारी सहयोग की भावना सृजित करना, सामुदायिक विकास, यही मतलब है ना, समुदाय का विकास करना। ये 1952 में शुरू किया गया था। आजादी के बाद भारत सरकार की पहली योजना थी। ये बहुत ही ज्यादा हॉट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
जब जैसे ही भारत को आजादी मिली थी तो सबसे पहले इसी योजना को शुरू किया गया था। ठीक है। मूल्य नीति, समर्थन मूल्य और फसल बीमा से संबंधित प्रश्न। समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्न की सार्वजनिक खरीद नीति क्या सुनिश्चित करती है? ये इसीलिए किया जाता है कि कृषि मूल्यों में स्थिरता रहे, कृषकों को प्रेरक मूल्य मिले और साथ ही पीडीएस का भंडारण भी हो। तो यही सब उद्देश्य होते हैं जो सरकार राशन खरीदती है। राशन क्यों खरीदती है सरकार? पहला इसलिए कि कृषि के मूल्य में स्थिरता बनी रहे, नहीं तो हर साल दो दुगुने तिगुने चौगुने दाम से बढ़ता रहेगा। दूसरा, किसानों को मोटिवेशन मिले। तीसरा, पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए भी तो खरीदना पड़ता है ना सरकार को, तो ये भी एक कारण है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्न में से सही कथन चुनिए। ये दोनों कथन सही है। एमएसपी किसानों की उपज के लिए न्यूनतम मूल्य निश्चित कर खाद्य सुरक्षा मिशन में सहयोग देता है। दूसरा, यदि चक्रवात अथवा अनियमित वर्षा जनित कटाई उपरांत घाटे को आंशिक सुरक्षा भी देता है। ठीक है। अगला हमारा, मौसम आधारित फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 2007 में। मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2007 में शुरू की गई थी, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कहां से शुरू किया गया था? इसे कर्नाटक से शुरू किया गया था। भारत में पहली बार फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? इसे 1985 में शुरू किया गया था। हरियाली योजना कब शुरू की गई थी? किस संबंध से संबंधित है? तो ये जल प्रबंधन से संबंधित है। विशेष कृषि उपज योजना, विशेष कृषि जो है उपज योजना और राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, यहाँ पर विशेष कृषि उद्देश्य योजना और यहाँ पर राष्ट्रीय विशेष कृषि स्पेस योजना, दोनों का मुख्य उद्देश्य है निर्यात योग्य कृषि उत्पादों को प्रोत्साहन करना, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के निर्यात में वृद्धि करना ही इस योजना का उद्देश्य है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2008 में। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया था। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 2011-12 में शुरू किया गया था। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 2011-12 में। अब हम लोग कृषि उत्पादन, मिट्टी और उसकी रैंकिंग से संबंधित कुछ देख लेते हैं। विश्व का एकमात्र देश जो रेशम के सभी 5 जो है व्यापारिक प्रकार हैं उसके पैदा करता है। रेशम के आपने पढ़ा होगा प्रजाति है, ईरी रेशम, मालवरी रेशम, ठीक है, मूंगा और 1 2 3 है। ये सब रेशम की प्रजातियां हैं। ठीक है। तो इन सभी प्रकार के रेशम का उत्पादन भारत में होता है। ठीक है। चीनी उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो आज भी 2025 में भारत दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चाइना है। चीनी उत्पादन में चाइना ही सबसे ऊपर है दुनिया में सबसे ज्यादा। भारतीय कृषि उत्पादकता के प्रमुख अवरोध क्या है? भारत में वे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण कृषि उत्पादकता नहीं बढ़ रही है? तो सबसे पहली कारण तो है जनसंख्या का दबाव। जनसंख्या बढ़ रही है, लोग खेतों को क्या कर रही है? खेतों में हटा करके घर बना रहा है। तो खेतों में घर बनाएगा तो फिर कैसे बनेगा? बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जहां एक यहाँ पर प्रछन्न बेरोजगारी है। प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब होता है जहां किसी खेत में 2 लोगों से काम हो सकता है, वहां पूरे परिवार के लोग लगे हुए हैं, 4-5 लोग लगे हुए हैं, 5 लोग लगे हुए हैं। इसे ही प्रछन्न बेरोजगारी कहा जाता है। और जो है जोतों का आकार काफी छोटा है। तो ये सभी कारण है जो भारत में कृषि उत्पादकता के सामने अवरोध है, रुकावट है। ठीक है। काली मिट्टी किस लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। कृषि उत्पादों की मांग कैसे पाई जाती है? इन इलास्टिक, इसे लोचहीन कहा जाता है। लोचहीन और लोचहीन ये अर्थव्यवस्था के आप लोगों ने पढ़ा होगा, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। लोचहीन और लोचहीन में पढ़ा होगा आप लोगों ने। लोच उसे कहा जाता है, लोच मतलब होता है लचीला। लचीला का मतलब होता है कभी किसी चीज की मांग ऊपर हो जाए ऐसे, और फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे फ्लक्चुएट करने लगे, तो इसे लोच कहा जाता है। और लोचहीन का मतलब होता है सीधे कांस्टेंट बना रहे। ठीक है। तो ऐसी चीजों को लोचहीन कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, ऐसा तो है नहीं कि आज जो लोग 1 कुंटल अनाज खा रहा था 1 साल में, वो कल जाकर के 1.5 कुंटल अनाज खाने लगेगा। नहीं ना हो सकता है। 2020 में जितना खा रहा होगा 2021 में भी उतना ही खाएगा, बशर्ते थोड़ी सी यदि जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी तो कुछ किलो
थोड़ा अनाज उत्पादन ज्यादा खाने लगेगा। ठीक है, तो इसकी जो मांग है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो मांग है, ये हमेशा लोचहीन होती है, इन इलास्टिक होता है, यानी कि कांस्टेंट की तरह होता है, एक पैरेलल। जैसा 2016 में था वैसा 2017 में, 2018 में, बस थोड़ा बहुत जो परिवर्तन है वो होता रहता है, किलो 2 किलो में, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। आप लोग अपने घर में भी देखे होंगे, पिछले साल जितना आप अनाज खरीदते थे आज भी उतना ही खरीदोगे। ठीक है ना। कृषि आय पर लगने वाला जो है, कृषि आय पर जो कर लगाता है, ये अधिकार किसको है? तो ये राज्य सरकार ही कर लगा सकती है। कृषि जो है राज्य का विषय है ना। योजनाएं, कार्यक्रम और संस्थागत पहलकदमियां। उत्तर प्रदेश में कितनी एग्रो क्लाइमेट है? उत्तर प्रदेश की जो कृषि जलवायु है उसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 9 भागों में। काम के बदले अनाज योजना कब शुरू किया गया था? 1977 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, काफी बार पूछा जा चुका है। काम के बदले अनाज योजना 1977 में शुरू की गई। नीली क्रांति संबद्ध है किससे? मत्स्य पालन से। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में शुरू की गई थी। किसानों को समयबद्ध पर्याप्त कार्यशील पूंजी, लगभग 20 से 25%, 30% तक का पूंजी, इसके तहत 1/3 जितना खर्चा होगा उसका 1/3 इसे उपलब्ध करा दिया जाता था। जल संग्रहण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। जल संग्रहण के लिए ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 2000 ईस्वी में। ठीक है, ये योजना काफी फेमस हुई थी, इसीलिए इसे 2017-18 में भी पूछा गया था। एक पुरानी योजना थी, ऐसे अक्सर राज्यों की योजनाएं, पुरानी योजनाएं नहीं पूछी जाती, लेकिन ये काफी फेमस हुआ था, इसलिए तरह की योजनाएं पूछ ली जाती है। कृषि उत्पादन में लकड़ी के हल की जगह यदि लोहे का हल यदि बनाना लगे तो ये किसका उदाहरण है? इसका उदाहरण है कि पूंजीवर्धक टेक्नोलॉजी की प्रगति। इसका मतलब हो गया टेक्नोलॉजी जो है इंक्रीमेंट करना। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। तो हम लोग कल के सेशन में फिर से मिलते हैं। ये आज के सेशन में हम लोगों ने एग्रीकल्चर फिनिश कर लिया, और कल के सेशन में हम लोग इंडस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हमने पूरे जो एग्रीकल्चर था उससे संबंधित जितने सारे इकोनॉमिक्स से संबंधित जो प्रश्न हो सकते थे हमने उसे कवर किया। इकोनॉमिक्स से संबंधित जो क्लाइमेट वगैरह होता है, मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी पसंद है, किस प्रकार की क्लाइमेट पसंद है, तो ये ज्योग्राफी का प्रश्न होता है। तो हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर इसे पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में यदि इकोनॉमिक्स में यदि आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो केवल आयात निर्यात, उसके जीडीपी में योगदान, इसी तरह के प्रश्न इसमें रहता है। पहले उत्पादन कौन से हैं, दूसरे उत्पादक कौन से हैं, इसी तरह के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एग्रीकल्चर को फिनिश कर लिया है, उससे संबंधित जितनी सारी योजनाएं थी हम लोगों ने उसे देख लिया है। बीच बीच में कभी कभी मजबूरी हो जाया करती है दोस्तों, तो हमें इसे पीपीटी फॉर्म में जो है पेन टैब पर इसे अपलोड करना पड़ता है। हम फिर से लाइव सेशन लेके कल किससे उपस्थित हो जाएंगे। और बीच में हमारा जो है मंडे को ये प्रोग्राम है कि हम लोग उत्तर प्रदेश का पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स जो है वहां पर अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग वो क्लास भी जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। ठीक है, बिना करंट अफेयर्स के आप लोगों ने, हमने बताया था स्ट्रेटेजी डिस्कशन में कि कम से कम 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होते हैं। तो वो सेशन भी आप लोगों के लिए देखना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल हम लोग मिलते हैं मंडे के सेशन में। जय हिंद दोस्तों।